फिजिकल वर्ल्ड ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। इसमें हम लोग सिर्फ ये पढ़ेंगे कि फिजिक्स की दुनिया क्या होती है। फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं तो आप लोग क्लास 10 से 11th में आते हैं तो फिजिक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है। तो फिजिक्स कितना बड़ा होता है, कितना छोटा होता है, फिजिक्स को पढ़ने के क्या क्या तरीके हैं, किस तरह से फिजिक्स को पढ़ा जाता है और फिजिक्स किस तरह दूसरे सब्जेक्ट के साथ रिलेटेड है, फिजिक्स में कौन सी फंडामेंटल चीजें होती हैं, तो ये पूरी फिजिक्स की दुनिया कैसी होती है, इसका नॉलेज हमको इस फर्स्ट टॉपिक से मिलता है। ओके, तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये फिजिक्स साइंस का एक टॉपिक है। तो साइंस शब्द का क्या मतलब होता है? तो साइंस इज ए ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ऑर्गेनाइज्ड मतलब हमने नेचर में अपने आसपास चीजों को देखा, देखकर कौन सी चीज क्यों हो रही है, किसके कारण हो रही है, कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है, कैसी दूसरी क्वांटिटी से रिलेटेड है, ये सब चीजों को हम टेबुलेट करते चले गए, एक के बाद एक लिखते चले गए। फिर उससे हमने दूसरी स्टडी की, फिर उसको आगे बढ़ाते चले गए। जैसे कि पानी से स्टीम बनती है, हमने देखा तो हर जगह पानी से स्टीम नहीं बनती है। पानी से स्टीम वही बनती है जहां हम उसको नीचे से हीट करते हैं। अगर हम नीचे से हीट करते हैं तो पानी से स्टीम बनती है। तो हमने अपने नॉलेज को नोट किया कि किसी भी चीज को गर्म करो तो वो लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाता है। इसी तरह से हमने इस नॉलेज को और आगे बढ़ाया कि पानी की इतनी लंबी ट्यूब ली, ऐसा पानी की ट्यूब ली और यहाँ पर हमने हीट किया, यहाँ हीट किया, ऊपर का पानी स्टीम बन गया लेकिन नीचे का पानी ठंडा रहता है। अगर इसमें बर्फ डाल देंगे, बर्फ को तार में लपेट के हमने यहाँ डाला तो बर्फ वैसी की वैसी रहेगी, ऊपर का पानी उबल जाएगा लेकिन बर्फ वैसी ही रहेगी। तो हमने एक नियम बनाया कि जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो हीट हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। इस तरह से हम अपना नॉलेज एक एक स्टेप बढ़ाते चले गए और उसको लिखते चले गए और रीजन सोचते चले गए। तो ये जो नॉलेज बनाने का तरीका है, एक से दूसरे रीजन को निकालें और उस रीजन को आगे बढ़ा के नॉलेज को आगे बढ़ाएं। इसको क्या, इसके लिए क्या शब्द यूज किया है? ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। सो व्हाट इज साइंस? साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। एक लाइन का आंसर काफी है। उसके बाद हम लेते हैं साइंटिफिक मेथड क्या होता है। साइंटिफिक मेथड ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कई चीजें आप देखते होंगे कि इसको ऐसा कर लेना चाहिए। अगर आपको बहुत गर्मी लग रही है तो लस्सी पीजिए, ठंडा लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारे दादाजी कहते थे। तो ये इसके पीछे क्या आर्गुमेंट है हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो ये जो चीज है कि ऐसा करिए ऐसा हो जाएगा क्योंकि हमारे पुरखे कहते थे, इसमें साइंस नहीं है। ठीक है, इसमें हम साइंस क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि हम इसमें कुछ आर्गुमेंट नहीं दे पा रहे हैं, हम अपना नॉलेज इसमें यूज नहीं कर पाते हैं। किसी ने कहा था, हमने मान लिया, करके देखा, होता है तो वो ठीक है, ये प्रूवन है, लेकिन उसके रीजन हम नहीं जानते। तो ये साइंस नहीं है और इसी में फिर बहुत सारे अंधविश्वास भी आ जाते हैं। तो हमने एक साइंटिफिक मेथड बनाया। उस साइंटिफिक मेथड पर जो चीजें खरी उतरेंगी, जो चीजें ठीक होंगी, वो साइंस मानी जाएगी, अदरवाइज उसको साइंस नहीं मानी। ओके, ऐसा क्या क्या है? तो देखिए, साइंटिफिक मेथड क्या होता है। साइंटिफिक मेथड से हम लॉज बनाते हैं, जैसे न्यूटन के लॉ बने और किरचॉफ के लॉ बने, इलेक्ट्रिसिटी के लॉ बने, ओम्स लॉ बना, ये सब लॉ बने। ये लॉ बनाने का तरीका क्या है? ये ऐसे ही कोई अपने मन से सोच ले और लॉ बना दे, ऐसा नहीं होता। साइंटिफिक मेथड में हम किसी भी चीज को मानते कब है? जब हमको मनवा दिया जाता है, आर्गुमेंट दे देते हैं। वो कौन सी प्रोसेस होती है जिससे हम साइंस के किसी प्रिंसिपल को मान लेते हैं? उस प्रोसेस के हमने कुछ स्टेप्स किए हुए और वो स्टेप्स आपको याद करने हैं। और ये किस क्वेश्चन का आंसर बनता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए साइंटिफिक मेथड, या व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ ए साइंटिफिक मेथड। ओके, ये स्टेप्स यहां पर लिखे हुए हैं
इसको एक एक करके समझते जाइए, बड़े छोटे छोटे स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हम करते हैं नेचर में अपने आसपास। जैसे हमने देखा कि कहीं पर भी पानी हो वो ऊपर की तरफ नहीं जाता, नीचे की तरफ जाता। दिस इज ए ऑब्जर्वेशन। लेकिन जब हम एक पौधा लगाते हैं या पेड़ लगाते हैं, उसके ऊपर की पत्ती हरी होती है, उसमें पानी होता है और कोई भी वहां पानी पहुंचाने नहीं चाहता, तो पानी वो कहां से लेता है? जड़ों से लेता है। तो उसके रूट से ऊपर के लीफ तक पानी किधर जाता है? ऊपर की तरफ जाता है। तो ये हमारे ऑब्जर्वेशन है कि पानी को अगर हम फ्री छोड़े तो नीचे आता है, पर पेड़ में पानी ऊपर जाता है। इस तरह से ये हम पहले नेचर को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं कि देखो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये हम पहला काम हमारा क्या होता है? नेचर को ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करके उसको हमने नोट कर लिया कि ऐसा ऐसा होता है। उसके बाद हम उसको, उस प्रोसेस को अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हैं। जैसे हमने देखा कि पानी में, अगर पानी की ट्यूब में हम यहाँ हीट करते हैं तो ऊपर का पानी गर्म होता है, नीचे का गर्म नहीं होता। तो हमने करके देखा लैब में, किसी के बोलने से नहीं माना, उसको करके देखा। इसी तरह से ऐसा पानी लिया और पानी में एक कैपिलरी ट्यूब हमने डाली, बहुत पतली सी, ऐसे कैपिलरी ट्यूब डाली। जैसे ही कैपिलरी ट्यूब डालते हैं, पानी उसमें ऊपर चढ़ना शुरू होता है, अपने आप पानी ऊपर चढ़ जाता है। तो ये किसी का कहा हुआ हमने नहीं मानते, हमको क्या करना है? लैब में एक्सपेरिमेंट करना है। बिना लैब में एक्सपेरिमेंट किए साइंस प्रूफ नहीं होती। हर चीज लैब में की जाती है। कोई भी लॉ बनता है उसको हमको लैब में प्रूफ करना पड़ता है। ओके, तो ये हम उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट का मतलब यह है कि जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसके जितने पैरामीटर्स हैं सब हमारे कंट्रोल में रहेंगे और हम सब की रीडिंग लेते जाएंगे। जैसे हमने पानी को गर्म किया, गर्म करके 100 डिग्री पे छोड़ा, उसके बाद हमने उसका टेम्परेचर नोट किया 100, बाहर का टेम्परेचर नोट किया हवा का 30, उसके बाद हम घड़ी से नोट करते जाते हैं। हर 5 मिनट में 100 टेम्परेचर कितना ठंडा होते जाता है, वो 100 से 80 आएगा, 80 से 70 आएगा, 60 आएगा। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि शुरू के 5 मिनट में वो 20-20 डिग्री गिरता है, अगले 5 मिनट में 10-10 डिग्री गिरता है, अगले 5 मिनट में 5-5 डिग्री गिरता है। तो उससे हमने अपना एक नियम बनाया, दैट इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग न्यूटन ने सोचा और बना दिया, ऐसा नहीं। उसको पहले लैब में कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करना पड़ा और उसने सारे ऑब्जर्वेशन नोट किए। ये होता है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। ये साइंस के लिए बहुत जरूरी है। ये हमारा अगला स्टेप होता है। तो पहला स्टेप उसने क्या नोट किया कि कोई भी गर्म चीज कहीं छोड़ो ठंडी हो जाती है। उसके बाद दूसरा स्टेप उसने लैब में करके देखा और उसके ऑब्जर्वेशन नोट किए, दैट इज कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। उसके बाद उसके जो ऑब्जर्वेशन आए उसके हमने रीजनिंग कारण, उसके कारण ढूंढे कि पहले 5 मिनट में जो पानी 20 डिग्री ठंडा होता था, अगले 5 मिनट में सिर्फ 10 डिग्री ठंडा क्यों होता है? फिर अगले 5 मिनट में सिर्फ 5 डिग्री ही ठंडा क्यों होता है? टाइम तो बराबर नहीं है। तो उसकी उसने रीजनिंग की। तो रीजनिंग करके वहां पर साइंटिस्ट की बुद्धि लगती है और उसी साइंटिस्ट का नाम होता है जो उसका एक रीजन सोच ले, निकाल। तो न्यूटन ने ये सोचा, बताया कि पहली बार जब वो ठंडा होता है तो इसका टेम्परेचर था 100 और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर था 30। कितना डिफरेंस था? 70। तो ये 70 ऊपर, ये 70 नीचे, ऐसी फिसलन पट्टी। बड़ी तेजी से टेम्परेचर रेडिएट हुआ और ये कम होते चला गया। 5 मिनट के बाद 100 से टेम्परेचर कितना हो गया? 80 में बाहर का टेम्परेचर कितना है? 30। अब डिफरेंस कितना है? 50। पहले डिफरेंस कितना था? 70। अब कितना है? 50। ये फिसलन पट्टी की ढलान देखिए, कम हो गई। तो अब टेम्परेचर धीरे 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 कम होता है और सिर्फ कितना कम हो पाता है? 10 डिग्री। 10 डिग्री कम हो गया, अब ये टेम्परेचर रह गया 70, ये 30। कितना गैप है? 40।
अब जब ठंडा होगा तो ये ढलान और कम हो गई, अब और धीरे धीरे ठंडा होता है। इस तरह से जितना टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जाएगा उतना उसको ठंडा होने में ज्यादा देर लगेगी। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बनाया न्यूटन ने। तो उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करके देखा और उसके बाद ये रीजनिंग लगा। इसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव रीजनिंग, कि क्वालिटी वाटर की जो ठंडा होने की क्वालिटी है उसका उसने एक कारण बनाया। तो ये कारण हमको बनाना होता है। उसके बाद उसका क्वांटिटेटिव रीजनिंग की जाती है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग मतलब जब टेम्परेचर का डिफरेंस 30 to 170 था तो 10 मिनट लगा, 70 लिखा, 10 लिखा। उसके बाद जब टेम्परेचर डिफरेंस 60 हो गया तो उसको ठंडा होने में सिर्फ 5 डिग्री ठंडा हुआ। उसके बाद और कम गैप हो गया और कम ठंडा हुआ। इनकी जितनी जितनी क्वांटिटी आई वो क्वांटिटी क्यों ऐसी हो रही है उसकी रीजनिंग हमको बतानी। तो एक रीजनिंग किसकी बतानी है, क्वालिटी की। तो क्वालिटी में उसने क्या बताया, हीट रेडिएट होती है। अब ये जो हीट रेडिएट होती है उसके लिए टेम्परेचर कम होता है। कितना कम होता है उसको क्वांटिटी में बताया, उसको क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव रीजनिंग। तो ये दो चीजें हमको करनी पड़ती है, क्वालिटी में रीजन बताते हैं, क्वांटिटी में उसकी क्वांटिटी बताते हैं। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या कूलम्स लॉ ऑफ फोर्सेस बिटवीन चार्जेस, उसमें हमने ये सोचा कि एक इलेक्ट्रिकल चार्ज से दूसरा इलेक्ट्रिकल चार्ज अगर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर इसका डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो इनका फोर्स कम हो जाएगा। ये क्या है, क्वालिटेटिव रीजनिंग। उसके बाद कितना कम हो जाएगा, ये हमने बताया कि अगर डिस्टेंस आप डबल कर देंगे तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा। दिस इज क्वांटिटेटिव रीजनिंग। तो क्वालिटेटिव रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग ये दोनों करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमको करना है मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग मतलब फॉर्मूले को बनाना। ये आपने भी छोटा सा करके देखा। जैसे न्यूटन ने बताया कि ग्रेविटेशन का फोर्स एक बॉडी के मास पे, दूसरे बॉडी के मास पे और बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो फॉर्मूला क्या बना, F is equal to m1, F is proportional to m1 m2 upon r square। ये तीनों चीजों को कंबाइन किया, आपने एक फॉर्मूला बनाया है, टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसको ABC मेथड से आपने बनाया। क्या आया था, T is equal to a constant root L upon G। ये क्या चीज है, ये मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग के क्वेश्चन आपने भी किए, न्यूटन ने भी किए। तो हमारा साइंटिफिक में अगला स्टेप ये। तो जैसे उसने देखा कूलिंग हो रही है, तो कूलिंग किस किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड द एटमॉस्फेयर। तो इस तरह से उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया। उस फॉर्मूला बनाने को क्या बोलेंगे, मैथमेटिकल मॉडलिंग। वो हमको करनी है। अच्छा, अब हमारे मैथमेटिकल मॉडलिंग हो गई। मैथमेटिकल मॉडलिंग हो गई तो उसके बाद हम उस फॉर्मूले को यूज करके भविष्यवाणी करना शुरू करेंगे। जैसे पानी को हम उसने गर्म किया 100 डिग्री, 100 डिग्री कमरे का टेम्परेचर है 30 और वो 100 से 80 तक आ गया 5 मिनट में। तो हमने उसको पूछा कि अपना फॉर्मूला लगाओ और बताओ कि ये पानी 40 डिग्री में कितनी देर बाद आएगा। तो उसने अपना फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला लगा के उसने बोला कि 20 मिनट के बाद इस पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री हो जाएगा। ये उसने क्या किया, भविष्यवाणी, दैट इज प्रेडिक्शन। ये उसने प्रेडिक्शन किया कि 20 मिनट के बाद इसका टेम्परेचर 40 डिग्री हो जाएगा। प्रेडिक्शन इज डन। अब हम 20 मिनट तक रुकते हैं और उसको देखते हैं। जब उसको हम देखते हैं, अगर तो वो 40 डिग्री हो गया तो उसका फॉर्मूला करेक्ट, और अगर नहीं हुआ तो फॉल्स। तो जब वो प्रेडिक्शन करता है उसके बाद हम डिसाइड करते हैं वेदर इट वाज ट्रू और इट इज फॉल्स। दैट इज नोन एज लास्ट स्टेप। वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके फॉर्मूले का या फॉल्सिफिकेशन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है हर बार वेरिफिकेशन होता है। हम लोग वो वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं जो वेरीफाइड हो चुका है।
लेकिन उसके पहले 10 फॉर्मूले उन्होंने बनाए हुए होंगे जो फॉल्सिफाई हुए होंगे, उसको हम लोग नहीं पढ़ते। जब वेरीफाई हो जाता है तब हम उसको पढ़ते हैं। तो वेरिफिकेशन होने का निशानी क्या है कि उस फॉर्मूले के बेसिस पे जो भी प्रेडिक्शन किए जाएंगे वो प्रेडिक्शन कैसे निकलने चाहिए, सही निकलने चाहिए। जैसे हमने ग्रेविटेशन के लॉस पर स्टार कैसे चलते हैं, प्लैनेट्स कैसे चलते हैं, उनकी स्पीड कितनी होती है, उनका रेडियस कितना होता है, कब प्लैनेट एक प्लैनेट दूसरे को क्रॉस करेगा, किस समय अर्थ सन को क्रॉस करेगी और किस समय मून उसके बीच में आ जाएगा। अगर मून बीच में आ गया तो सन की लाइट अर्थ पर नहीं आएगी, उसको हम क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं या सूर्य ग्रहण कहते हैं, जो भी मान लीजिए, सूर्य ग्रहण कहते हैं। ओके, तो अगर हमारे पास फॉर्मूला है सबके मोशन का तो हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि सोलर एक्लिप्स और ये अपना मून एक्लिप्स ये कब कब हो। हमने फॉर्मूला है और साइंटिफिक फॉर्मूला बना के हमने प्रेडिक्शन किया कि आज से 2 साल 6 महीने बाद इस तारीख को सोलर एक्लिप्स हो, और अगर उस समय हुआ तो ये क्या हो गया, दैट इज वेरिफिकेशन ऑफ अवर फॉर्मूला। और अगर नहीं हुआ तो फॉल्सिफिकेशन ऑफ फॉर्मूला। अब हमारे फॉर्मूले इतने परफेक्ट हो गए कि हम सालों पहले का कर रहे। इसी तरह से यहां से एक रॉकेट चलता है, उसको कई करोड़ मील दूर जाकर एक प्लेनेट पे पहुंच गए, जुपिटर पे, कई करोड़ मील। यहां से चलने में अगर वो थोड़ा सा ऐसा भी हो गया तो वो कहां पे कहां पहुंच जाएगा, जुपिटर के पास नहीं जाएगा। सारी कैलकुलेशन हम करते हैं जो हम फॉर्मूले बना चुके हैं उसके बेसिस। यहां से रॉकेट छोड़ते हैं, ठीक जितना टाइम दिया है उतने टाइम के बाद वो जुपिटर पे पहुंचता है। क्यों? क्योंकि हमारे फॉर्मूलाज एकदम करेक्ट। तो ये फॉर्मूलाज कैसे हो गए, वेरीफाइड। इस तरह से जब एक फॉर्मूला वेरीफाइड हो जाता है देन वी से इट हैज बिकम ए लॉ। तो इस तरह से कोई भी चीज लॉ बनाना, किसी भी चीज को समझने के लिए हमको साइंटिफिक मेथड के ये 6 स्टेप रहते हैं। ये 6 स्टेप जब कंप्लीट हो जाते हैं तभी हम बोलेंगे कि ये चीज साइंटिफिक है, अदरवाइज साइंटिफिकली प्रूव नहीं। समझ में आया? तो जब भी आप किसी चीज को देखें, ऑब्जर्व करें, तो उसमें हम लोग अब जितने भी नया साइंस पढ़ते हैं, हम सब पहले जानना चाहते हैं कि ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है या बड़ों की कही सुनी बात है जिसको हम मान लेते हैं। तो समझ में आ गया आपको व्हाट इज मीन बाय ए साइंटिफिक मेथड। ओके, दूसरी चीज इसमें हमको थोड़ी सी लेनी है, दैट इज व्हाट इज मीन बाय एक थ्योरी। साइंस में कोई भी चीज आज अगर किसी ने हमको प्रूफ करके दी और उसको हम ये नहीं मान सकते कि यही आखिरी सच है, इसके अलावा फिर ये चीज कभी नहीं बदलेगी, ऐसा नहीं होता। लाइट स्ट्रेट लाइन में जाती है या पानी की तरह ऐसे फैलती है, इस पर बार बार थ्योरीज चेंज हो चुकी है। पहले न्यूटन ने थ्योरी बनाई थी कि लाइट ऐसे स्ट्रेट जाती है जैसे कोई पत्थर को फेंकते, दैट वाज कॉर्पुस्कुलर थ्योरी। लाइट ऐसा स्ट्रेट जाएगी, मिरर से टकराएगी और जैसे कैरम बोर्ड का स्ट्राइकर रिटर्न होता है वैसे लाइट भी रिटर्न होती है। अगर सामने का मीडियम हल्का है तो लाइट उसमें घुस जाती है, दैट इज ट्रांसपेरेंट मीडियम। ग्लास में घुस जाती है, पानी में घुस जाती है। इस तरह से उसने बताया कि लाइट एक पत्थर जैसे बिहेव करती है और उसके पास मोमेंटम होता है, फोर्स होता है, मीडियम में जाती है। उसके बाद हाइजन ने थ्योरी बनाई। हाइजन ने हमको वेव थ्योरी के बारे में बताया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, लाइट घूमती है और लाइट लहरों जैसे चलती है, जैसे पानी की लहरें। उसका सबूत उसने दिया। वहां पर अगर बाहर हम बहुत सारा पानी गिराएंगे तो पानी इस कमरे में घुसेगा, ओके, ऐसा घुसेगा, घुस के फैलेगा। घुस के जब फैलेगा तो इस कमरे में वहां पर भी एक दरवाजा है, तो पानी उसमें से घुस के उधर वाले कमरे में भी चला जाएगा। उस कमरे में उस तरफ एक दरवाजा है तो उधर भी चला जाएगा।
तो ये पानी ऐसे लहरों में फैलता है और जिधर उसको जगह मिले मुड़ मुड़ के चला जाता है। तो उसका कहना था लाइट भी ऐसे ही चलती है वेव्स। क्या सबूत है? सबूत ये है कि सन रेज उधर से होती है, ईस्ट साइड इस तरफ है, सुबह आके हम इधर का दरवाजा खोलते हैं, कमरे में लाइट हो जाती। अगर रेज एकदम सीधी चलती तो कमरे में लाइट नहीं होनी चाहिए, कि अंधेरा होना चाहिए, क्योंकि दरवाजा तो इस तरफ है और सन रेज उधर हो रहा है, उधर की रात। लेकिन दरवाजा खोलते हैं, इधर से लाइट आ जाती, तो उसका मतलब लाइट पानी जैसे भरती। उसके बाद अगर इससे लगा हुआ इधर एक दरवाजा है और उधर का कमरा सब तरफ से बंद है, इस दरवाजे को खोलिए, उस कमरे में भी थोड़ी लाइट आ जाएगी, अंधेरा नहीं रहेगा। तो ये लाइट सीधी कहां चली? लाइट तो ऐसा उड़ते जा रही है। ये चीज हाइजेंस ने बताया, तो न्यूटन की थ्योरी गलत हो। अब न्यूटन इतने बड़े प्रोफेसर थे, सबसे बड़े साइंटिस्ट हमारे न्यूटन माने जाते हैं क्लासिकल फिजिक्स में, और उनकी खोज के बराबर किसी ने खोज नहीं की, तो ही इज सपोज्ड टू बी फादर ऑफ फिजिक्स। लेकिन यहां पर हम ये नियम अब लगाने लगे कि भाई कोई भी चीज फाइनल नहीं होती। अगर उन्होंने बोल दिया कि लाइट स्ट्रेट चलती है, तो उन्होंने अपने कुछ कारण बताए, वो कारण जब तक हमको कन्विंस करते रहे, हम मानते रहे कि लाइट स्ट्रेट चलती है। लेकिन जब हाइजन आए, उन्होंने नए एक्सपेरिमेंट करके दिखाए और वेव थ्योरी बनाई, और उन्होंने फ्रिंजेस बनाए कि इधर से भी लाइट गई, इधर से भी लाइट गई, दोनों तरफ से लाइट एक ब्लैक बोर्ड पर या व्हाइट बोर्ड पर पड़ती है। तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि लाइट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यहाँ 4 गुना लाइट, यहाँ ब्लैक, फिर यहाँ लाइट, फिर यहाँ ब्लैक, फिर यहाँ लाइट, फिर यहाँ ब्लैक। ये क्यों हो गया? तो इसको न्यूटन की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन हाइजन की वेव थ्योरी इसको एक्सप्लेन कर लेती। तो सबको मानना पड़ा कि वेव थ्योरी करेक्ट है और लाइट वेव के फॉर्म में चलती। तो न्यूटन का सिलसिला गलत हो। ओके, और उसके 60-70 साल बाद आइंस्टाइन का जमाना आया। आइंस्टाइन ने एक फिनोमेना बताया, दैट वाज फोटोन थ्योरी उन्होंने डेवलप की, एंड दैट वाज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में। उससे उन्होंने ये प्रूव किया कि लाइट वेव के फॉर्म में नहीं चलती, लाइट हमेशा स्ट्रेट चलती है। जैसे एक गोली जाती है, वैसे ही एक फोटोन जाता है, जाकर एक इलेक्ट्रॉन को हिट करता है और हिट करके इलेक्ट्रॉन को निकालता है। वेव के फॉर्म में लाइट नहीं चलती। और उन्होंने अपने आर्गुमेंट किए, एक्सपेरिमेंट किए, लैब में करके बताया कि ऐसा ऐसा होता है, ये वेव थ्योरी के हिसाब से उल्टा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और मेरी थ्योरी के हिसाब से सही हो रहा है कि ऐसा सीधा गया, उसने इलेक्ट्रॉन को उखाड़ा। तो वेव में तो ऐसा हो नहीं सकता। तो वेव वालों ने बहुत कोशिश की उसको एक्सप्लेन करने की, नहीं कर सकते। हमको क्या मानना पड़ा? लाइट कैसे चलती है? स्ट्रेट लाइन। ये फिर आ गया। तो अब वो झगड़ा काफी बढ़ा। वेव वालों ने अपनी जो चीजें बताई थी उसको लाइन वाले प्रूफ नहीं कर सकते, लाइन वालों ने जो अपनी चीज बताई उसको वेव वाले प्रूफ नहीं कर सकते, और दोनों चीजें लैब में दिखती, ऐसा नहीं कि कहानी है, दोनों दिखती। तो उसका सॉल्यूशन क्या निकला? वो क्या लाइट सब्जेक्ट में आएगा कि लाइट के पास दोनों नेचर होते हैं, वेव जैसे भी चलती है और स्ट्रेट लाइन में भी चलती है। जैसा उसको जहां जरूरत पड़ती है अपनी चीज को बदल लेती है। पर हमको फिजिक्स का प्रिंसिपल ये मिला कि दुनिया में कोई भी चीज फाइनल थ्योरी नहीं है। जैसे हमको आइंस्टाइन बताकर गए थे कि अभी उनकी एक थ्योरी, हाँ, E is equal to mc स्क्वायर, ये उनका चल रहा था, एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू c स्क्वायर, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये बहुत चीजें चल रही थी कि कोई भी चीज लाइट से ज्यादा फास्ट नहीं चल सकती। लेकिन अब हमको ऐसे पार्टिकल मिल गए हैं जो लाइट से ज्यादा फास्ट चलते हैं पिछले साल। तो अब सब साइंटिस्ट उस रिसर्च में लगे हैं कि अगर हम ये मान लें कि कोई ऐसा पार्टिकल है जो लाइट से ज्यादा फास्ट चलता है, तो हमारी पूरी फिजिक्स फेल हो जाएगी। क्योंकि सारी फिजिक्स किस बेसिस पर बनी है कि सबसे ज्यादा स्पीड लाइट की होती है और लाइट से फास्ट कोई भी पार्टिकल नहीं। लेकिन वो पार्टिकल अभी जो पिछले साल एक्सपेरिमेंट हुआ है का, उसमें वो पार्टिकल मिला है। हमको मालूम था छोटे से छोटा पार्टिकल कौन सा होता है, हमने उसका नाम रख दिया था। पहले प्रोटॉन रखा, इलेक्ट्रॉन रखा, उसके बाद कुछ और पार्टिकल लोगों ने ढूंढे, उसके नाम रखे। फिर भी सबको लगा नहीं,
और एक छोटा पार्टिकल है जिसको हम लोग नहीं जानते। तब तक छोटे पार्टिकल जो हमको मिले थे उसी से काम चला रहे, लेकिन वो फाइनल नहीं। अभी जाके ये वाला जो एक्सपेरिमेंट हुआ है टनलिंग का नया एक्सपेरिमेंट, इसमें नया पार्टिकल आया है। अभी 2-3 महीने पहले न्यूज आई थी, उस नए पार्टिकल का नाम रखा गया गॉड पार्टिकल। अभी उस पर स्टडी चल रही है। ये माना जा रहा है कि उससे सारी दुनिया बनी, उस सिंगल पार्टिकल से। तो कहने का मतलब ये है कि फिजिक्स में कोई भी थ्योरी फाइनल नहीं। इसीलिए जब आप हायर फिजिक्स पढ़ते हैं तो साथ में साइंटिस्ट का नाम पढ़ते हैं, साथ में उसका पीरियड पढ़ते हैं कि ये वाली थ्योरी इस पीरियड में इस साइंटिस्ट ने बनाई थी, और ये चूंकि अभी हमको समझ में आ रही है इसलिए हम इसको सच मान रहे हैं। हो सकता है बाद में दूसरा साइंटिस्ट आए, वो बोले कि ये नहीं, इसकी थ्योरी दूसरी होनी चाहिए, वो अपना प्रूफ करके बताएगा, साइंटिफिक मेथड से अपने प्रेडिक्शन करके बताएगा, हम उसको मान लेंगे, वो नहीं थ्योरी। तो ये अब हो गया कि साइंस में हमेशा गुंजाइश होती है कि नई चीज आएगी, और सब साइंटिस्ट इसके लिए तैयार होते हैं कि ऐसी कोई चीज वाली बात नहीं है कि मैंने जो आविष्कार किया वही फाइनल, इसके ऊपर और इससे अच्छा नहीं हो सकता या नई चीज नहीं आ सकती। सब उसके लिए तैयार है कि नई थ्योरी आ सकती। ये एक बड़ी जरूरी चीज थी। अदरवाइज पुराने जमाने में क्या होता था कि पुराने जमाने में अगर ये बोल दिया गया कि अर्थ के चारों तरफ सन घूमता है, रोज देखते हैं ईस्ट से निकलता है वेस्ट में जाता है, इस तरह से सन रोज घूमता है, सुबह फिर ईस्ट से निकलता है जाता है। तो सब ने ये मान लिया, सब पंडितों ने बोल दिया, राजाओं ने बोल दिया कि सन अर्थ के चारों तरफ घूमता है। एक आदमी आया, उसने बोला कि नहीं भैया ऐसा तो नहीं है, मैं ये सोचता हूँ कि सन सेंटर में है और अर्थ उसके चारों तरफ घूमती है। दैट वाज हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। ओके, तो लोगों ने बोला नहीं नहीं, जब इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट बोल के गए हैं कि सन के चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ सन घूमता है, और हमारा राजा बोलता है, राजा क्या बोलता है कि अर्थ के चारों तरफ सन घूमता है। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी बोलते थे, उसके पिताजी के पिताजी बोलते थे, और उसके मंत्री बोलते हैं, सब बोलते हैं। ये ऐसा होता है कि हम रोज देखते हैं सन घूमता है। तो जिस आदमी ने बोला कि नहीं सन खड़ा है, अर्थ चारों तरफ घूमती है और सन के मुकाबले अर्थ बहुत छोटी है, और उसके चारों तरफ घूमते, तो बोलते अर्थ का अपमान कर रहे हैं, और उसको फांसी की सजा दे दी गई। आप लोगों को कहानी जानते, इस तरह से उसको जहर पीना पड़ गया, ये उसको सजा। ऐसी चीजें दोबारा रिपीट ना हो, इसलिए साइंटिस्ट लोग क्या सोचते हैं कि हर थ्योरी हम बनाते हैं तो हम एक बहुत छोटे जीव हैं, हम जो थ्योरी बनाते हैं अपनी अकल के अनुसार बनाते हैं, और उसमें हमेशा गुंजाइश क्या होती है कि हो सकता है कोई न कोई आके उसको इम्प्रूव करे, और उसके लिए अब हम हमेशा वेलकम करते हैं, तैयार हैं। तो ये एक साइंस की एक क्वालिटी होती है कि हम हमेशा नए चेंजेस के लिए तैयार रहते हैं। देयर कैन ऑलवेज बी न्यू थ्योरी, नो थ्योरी इज फाइनल। समझ गए? इसीलिए हम लोग हमेशा बोलेंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऐसा ऐसा। क्या यही नियम है? पक्का कोई कुछ नहीं, क्योंकि आगे नई थ्योरी आ सकती है, उसको गलत सिद्ध किया जा सकता है। तो ये हम लोग तैयार हैं। जैसे अभी हम लोग सब कारें यूज करते हैं, 1928 में फोर्ड ने एक कार बनाई काले रंग की। तो फोर्ड ने जब वो कार बनाई तो उसने क्या भविष्यवाणी की थी कि जितनी अच्छी से अच्छी फीचर लग सकते हैं कार में, मैंने इस कार में लगा दिए हैं, इससे अच्छी कार भविष्य में नहीं बन सकती। 1928 में उसने बोला था कि इससे अच्छी कार भविष्य में नहीं बन सकती। अब वो कार को कोई देख के अब छूना भी पसंद नहीं करता। तो इम्प्रूवमेंट की कोई लिमिट नहीं। ये साइंस में हम हमेशा इसके लिए तैयार रहते हैं। ओके, तो आज हम लोग यही खत्म करते हैं, कल इसके आगे करेंगे। अच्छा, आप लोगों का टेस्ट परसों होगा, वेडनेसडे को फिजिक्स का टेस्ट होगा, और आप सबको बुकलेट मिल चुकी है, वो सब करिए, और जितना आप पढ़ चुके हैं। हाँ, इस नेचर में, इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है नेचर में, उसके पीछे फिजिक्स का कोई ना कोई लॉ होता है। नदी में पानी बहता है तो उसका लॉ क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट्स द वाटर डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ।
इसलिए पानी ऊपर से नीचे जाता है। इसी तरह से जो कुछ भी होगा, जैसे पेड़ों में पत्ती में पानी ऊपर जाता है, तो कैपिलरिटी का हमने एक नियम बनाया है, उसको हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। तो हमारे नियम सब नेचर को देख देख कर ही निकले। नेचर में हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है उसको हम देखते हैं, स्टडी करते हैं और उससे नियम बनाते हैं। तो इस तरह से जो नियम बनते हैं वो नेचर को देखकर ही बनते हैं। सो फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। ओके, दिस इज फिजिक्स। अच्छा, अब उसके बाद फिजिक्स में किस चीज पर हम जोर देते हैं, फिजिक्स को कैसे पढ़ा जाता है और इसमें किस चीज पर जोर देना चाहिए, दैट इज नोन एज थ्रस्ट एरियाज ऑफ फिजिक्स। थ्रस्ट मतलब जोर लगाना। तो फिजिक्स की जब हम स्टडी करते हैं तो किस किस एरिया पर जोर लगाते हैं, किस तरह से फिजिक्स की स्टडी की जाती है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसमें हमने दो चीजें पढ़नी है, फिजिक्स के थ्रस्ट एरियाज। तो हमारा क्वेश्चन होगा व्हाट आर थ्रस्ट एरियाज ऑफ फिजिक्स। आंसर, देयर आर टू थ्रस्ट एरियाज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में हम क्या करने की कोशिश करते हैं, दो चीजें करने की कोशिश करते हैं और उससे हम फिजिक्स को पढ़ते हैं। तो दीज थिंग्स आर one is unification, and other is reductionism. ये दोनों की डेफिनेशन आपको याद करनी है, पहले समझनी है ये क्या होता है और फिर आप उसको याद कर लेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं यूनिफिकेशन। ओके, यूनि मतलब वन, यूनिफिकेशन हम एक नियम जानते हैं और इस नेचर में बहुत सारी चीजें हमारे आसपास हो रही हैं। There are many phenomena happening around us. उन सब फिनोमिना को हम एक नियम से एक्सप्लेन करना चाहते हैं ताकि हमारे नियम, हमारे लॉज कम से कम रहे। We want to make minimum laws. अगर एक लॉ बन जाए और उससे हम सभी फिनोमिना को एक्सप्लेन कर दें तो यही हम चाहते हैं कि कम से कम लॉज हो। अदरवाइज बहुत सारे लॉज बनेंगे, कंफ्यूजन होगा, एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे। इसलिए सब चीजें कम से कम होनी चाहिए, लेकिन हम कर नहीं पाते हो। अब एक लॉ अगर हमने ग्रेविटेशन का बनाया तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी के फोर्सेस एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो इसीलिए हमको एक इलेक्ट्रिसिटी के लिए अलग लॉज बनाने पड़ते हैं कि उसके फोर्स अट्रैक्शन के भी होते हैं और उसके फोर्स रिपल्शन के भी होते हैं। ग्रेविटेशन के फोर्स सिर्फ अट्रैक्शन के होते हैं, दोनों का नेचर अलग अलग है। तो एक लॉ बनाने से हमारा काम नहीं चला। अदरवाइज हम चाहते क्या थे, एक ही लॉ बने। इस तरह से हम मिनिमम नंबर ऑफ लॉज बनाना चाहते हैं और बहुत सारी चीजों को उसी लॉ से एक्सप्लेन कर देना चाहते हैं। ओके, ये जो प्रिंसिपल है दिस इज यूनिफिकेशन। जैसे हमारे नेचर में पानी नीचे की तरफ बहता है, एक एप्पल अगर पेड़ से टूटेगा नीचे गिरेगा और सन के चारों तरफ घूमती है और अपना रास्ता छोड़ के सीधी नहीं चली जाती। इसी तरह से यूनिवर्स के दूसरे स्टार भी एक दूसरे से खिंचे हुए रहते हैं, उनके अपने नियम हैं। अर्थ के घूमने का भी नियम है, सेब के नीचे गिरने का भी नियम है, उसका कुछ स्पीड बढ़ने का भी नियम है और इसी तरह से पानी के बहने के नियम है। ये जितने नियम हैं सब एक नियम से निकले हैं, दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन मतलब क्या है कि मास दूसरे मास को अपनी तरफ पुल करता है, खींचता है, दैट इज ग्रेविटेशन। इसी ग्रेविटेशन से हम लोग पानी को भी समझा लेते हैं, सेब को भी समझा लेते हैं, अर्थ का घूमना भी एक्सप्लेन करते हैं और यूनिवर्स में स्टार्स का मोशन भी एक्सप्लेन करते हैं। सबके लिए सिर्फ एक लॉ पढ़ना है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जब हम एक लॉ पढ़ के बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करें, ये जो मेथड होता है स्टडी करने का, दिस इज नोन एज यूनिफिकेशन।
ठीक है, तो यूनिफिकेशन की डेफिनेशन आप देखेंगे, उसको जरा देखिए एक नजर, नीचे लिखा हुआ है efforts are made to explain different phenomena in nature on the basis of one or minimum number of laws. This is principle of unification. ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ यूनिफिकेशन समझ में आ गया आप लोग को, ये आपको वर्ड टू वर्ड ऐसा याद होना चाहिए, और एक छोटा सा एग्जांपल दिया है उसको देख लीजिए। उसके बाद दूसरा शब्द समझते हैं, रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म क्या होता है? रिडक्शनिज्म, रिड्यूस मतलब छोटा करना, डिक्रीज करना। तो हम एक बहुत बड़ी प्रोसेस को स्टडी करना चाहते हैं, और उतनी बड़ी प्रोसेस को हम एक साथ नहीं समझ सकते। जैसे कोयले में जो हीट होती है, एनर्जी, कोयले में केमिकल एनर्जी होती है, उससे हमको अपना पंखा चलाना है। तो कोयले से हमारा पंखा कैसे चलेगा? तो उसके हमारे डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। कोयले की केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे जलाकर, ये स्टेप्स आपने पढ़े हुए हैं। उस हीट एनर्जी को स्टीम की एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, स्टीम से टरबाइन चलाएंगे, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, उससे फिर टरबाइन से जनरेटर चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी होगी, उस इलेक्ट्रिसिटी से फैन चलेगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो पूरी प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस के अलग अलग टुकड़े कर लेते हैं। तो इसके स्टेप्स को डिक्रीज या रिड्यूस कर लेते हैं। एक हमने बनाया कन्वर्शन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी व्हेन वी बर्न ए कोल पीस, देन कार्बन प्लस ऑक्सीजन मेक्स CO2 एंड हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। ये हमने एक पार्ट पढ़ा, ये एक नियम पढ़ लिया, याद कर लिया, हर जगह लगाएंगे। दूसरा, whenever heat is given to water, it absorbs the heat and convert to steam. So steam has energy, heat energy, ये भी हमने पढ़ लिया, उसको latent heat कहते हैं। उसके बाद steam expands under the pressure, and due to that expansion, if it falls on a rotor, then the turbine rotates. That is a mechanical energy, or potential energy, or the heat energy that is converted into kinetic energy of the turbine. ये एक छोटा सा प्रिंसिपल है, इसको हमने अलग पढ़ा। अब टरबाइन चलने से क्या होगा? जनरेटर चलेगा, जनरेटर चलने से किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में अलग से पढ़ते हैं। कि हम मैग्नेट लगाते हैं, उसके बीच में कॉइल को घुमाते, तो कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ये एक अलग प्रिंसिपल हमने पढ़ा। और उसके बाद उसको किस तरह से ट्रांसफार्मर में डाल के हमारे घर तक लाएंगे, और घर पे पंखे में जब वो देंगे तो पंखे की मोटर क्यों घूमेगी, इसके लिए हमने एक अलग चैप्टर में फिजिक्स को पढ़ा। तो हमको कम से कम 8 चैप्टर अलग अलग पढ़ने पड़ते हैं, और जब हम 8 पढ़ लेते हैं तो ये जो एक बड़ी सी प्रोसेस है, इसको समझ लेते। तो अब हमारी प्रोसेस क्या थी? कोयले को जलाकर हमको फैन चलाना है। इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को हमने 8 छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया, 8 टॉपिक्स को पढ़ लिया, हमको समझ में आ गया। तो ये हमारा फिजिक्स पढ़ने का तरीका है। तो फिजिक्स पढ़ने का तरीका क्या होता है? एनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, स्मॉल पार्ट्स, एंड स्टडी ईच एंड एवरी पार्ट सेपरेटली। ये जो प्रोसेस है पढ़ने का, इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शनिज्म, दैट इज सेकंड। तो फिजिक्स में जब हम पढ़ते हैं चीजों को, तो 2 चीजों की कोशिश करते हैं। पहला, यूनिफिकेशन, कि एक ही नियम से हम हर चीज को एक्सप्लेन कर लें। दूसरा, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगी, उसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, और अलग अलग टुकड़े में अपने फिजिक्स के प्रिंसिपल लगा के उसको स्टडी करेंगे। So these two are unification and reductionism. तो reductionism की लैंग्वेज देखिए। Reductionism is to understand the properties of a bigger or more complex system, बड़ा सिस्टम, on the properties of its simpler constituents, उसके छोटे छोटे हिस्से जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर उसको समझना है। This approach is called reduction. तो अभी आपको समझ आया रिडक्शन क्या हुआ? ओके, तो ये दोनों प्रोसेस आप याद करेंगे। इसके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, किस भाषा में?
व्हाट आर थ्रस्ट एरियाज ऑफ फिजिक्स। ये क्वेश्चन आएगा तो आपको दोनों लिखने। कभी कभी वर्तमान क्वेश्चन में आता है व्हाट इज रिडक्शनिज्म और व्हाट इज यूनिफिकेशन। तो 2 लाइन की आप डेफिनेशन लिखेंगे और साथ में एक एग्जांपल देंगे, उतना ही आपके नोट्स में है, बस उतना ही काफी। अब उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज स्कोप ऑफ फिजिक्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्कोप ऑफ फिजिक्स। तो स्कोप का मतलब क्या है? स्कोप मतलब फिजिक्स में हम कितनी बड़ी चीज को पढ़ सकते हैं और कितनी छोटी चीज को पढ़ सकते हैं। बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी कौन सी चीज पढ़ते हैं, दैट इज अवर स्कोप। ओके, तो स्कोप का आंसर क्या है कि फिजिक्स में हम वो बड़ी चीजें भी पढ़ते हैं जो हमको आंख से दिखती और इतनी छोटी चीजें भी पढ़ते हैं जो आंख से नहीं दिखती। जो चीजें हमको आंख से दिखती हैं उसके लिए हम शब्द यूज करेंगे मैक्रोस्कोपिक, और जो आईज से नहीं दिखती हैं वो बड़ी छोटी होती हैं, दोज विल बी यूज्ड एज माइक्रोस्कोपिक। ओके, तो एक मोटा मोटा डिफरेंस आपको पता लग गया, मैक्रो कहां यूज करना है और माइक्रो कहां यूज करना है। तो फिजिक्स के स्कोप में दोनों चीजें आती हैं, मैक्रोस्कोपिक भी और माइक्रोस्कोपिक। ये दोनों अलग अलग सेक्शन हैं, दीज आर कॉल्ड डोमेन्स, मैक्रोस्कोपिक डोमेन एंड माइक्रोस्कोपिक डोमेन। मैक्रोस्कोपिक डोमेन में क्या क्या आएगा? वो सब चीजें जो हम अपने लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो हमारी आंख से दिखती हैं, अर्थ, मून, सन, स्टार्स, इन सब का चलना, इन सब के चलने में जो नियम लगते हैं, अर्थ के ऊपर जितनी चीजें हैं, जितनी गाड़ियां चल रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है जो हमको आंख से दिखता है, इस सब में फिजिक्स के लॉज लगाते हैं। ये सब कौन सा डोमेन है? मैक्रोस्कोपिक। जो चीजें हमको नहीं दिखती हैं उसकी दुनिया इससे भी बड़ी है, जैसे मॉलिक्यूल्स, एक सिंगल मॉलिक्यूल को हम नहीं देख सकते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर एटम किस तरह से आपस में जुड़े रहते हैं ये हम आंख से नहीं देख सकते हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के और अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब पार्टिकल्स होते हैं। ये आपस में किस तरह से बिहेव करते हैं इसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ सोच सकते हैं, थ्योरीज बना सकते हैं और उसको प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ भी कर सकते हैं, साइंटिफिक मेथड आपने पढ़ा है, तो उसके बेसिस पर करते, पर ये सब चीजें हमको दिखती नहीं। तो ये जो फिजिक्स की दुनिया है जो हमको दिखती नहीं है और होती है, इसको क्या बोलेंगे? माइक्रोस्कोपिक डोमेन। तो फिजिक्स के स्कोप में मैक्रोस्कोपिक चीजें भी आती हैं जो बहुत बड़ी होती हैं और माइक्रोस्कोपिक भी आती हैं। तो मैक्रोस्कोपिक चीजों में हम पूरे यूनिवर्स में ग्रेविटेशन का लॉ लगाते हैं और यूनिवर्स का साइज कितना बड़ा होता है? 10 to the power 25 मीटर, 10 के बाद 25 जीरोस लगाने, उतना बड़ा यूनिवर्स, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और उसी से ही आपने देखा है, बड़े बड़े मास के बारे में पढ़ते हैं, चंद्रशेखर लिमिट की डेफिनेशन आपने देखी है। ओके, और छोटी चीजों के बारे में पढ़ते हैं तो हम प्रोटॉन के बारे में पढ़ते हैं, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन के साइज के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में पढ़ते हैं। ये सब 10 to the power माइनस में चलती है। तो सबसे छोटी लेंथ हम क्या पढ़ते हैं? साइज ऑफ ए न्यूक्लियस 10 to the power -14, साइज ऑफ ए प्रोटॉन 10 to the power -15। इस तरह से मास में भी, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 10 to the power -31। ये सब माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज। तो अब आप माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक दोनों शब्दों के उपयोग को समझ रहे हैं, और फिजिक्स में हम दोनों चीजें स्टडी करते हैं। दिस इज स्कोप ऑफ फिजिक्स। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स का सिंपल मीनिंग समझिए कि फिजिक्स में हम कितनी बड़ी से बड़ी और कितनी छोटी से छोटी चीजें स्टडी करते हैं। तो अगर आएगा व्हाट इज स्कोप ऑफ फिजिक्स, तो आंसर आएगा इन फिजिक्स वी स्टडी वेरी लार्ज थिंग्स एंड वेरी स्मॉल थिंग्स which we divide as macroscopic and microscopic. Macroscopic are visible by the eyes. This includes all the things in our laboratory, all the things on the earth, all the things on the terrestrial in the universe which we observe. Microscopics which we cannot see, those are size of molecules, atoms, electrons, protons and
other smaller particles. This is scope of physics. ये बात समझ में आ गई। अब अगली चीज हम समझते हैं, what is excitement of physics? क्या फिजिक्स में आपको कोई चीज इंटरेस्टिंग लगती है, एक्साइटिंग लगती है? तो आंसर है यस। जब हम फिजिक्स को यूज करके कोई ऐसी चीज बनाते हैं जिससे हमको एक्साइटमेंट होता है, सो दैट इज बेसिकली एक्साइटमेंट ड्यू टू फिजिक्स। जैसे हमने कंप्यूटर बनाया, कंप्यूटर में सबको एक्साइटमेंट होता है, मोबाइल सबको चाहिए। कंप्यूटर बनो या मोबाइल बने या कोई भी ऐसी चीज बने, इसके पीछे प्रिंसिपल फिजिक्स के ही लगते हैं। दिस इज एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो हम कौन कौन से फील्ड में एक्साइटमेंट देखते हैं, किस किस में हमको मजा आता है? तो उसके लिए 3-4 एग्जांपल दिए हुए हैं। टेलीविजन, कंप्यूटर्स, रोबोट्स, लेजर एंड देयर एप्लीकेशन। ये सब किसके सब्जेक्ट हैं? फिजिक्स के सब्जेक्ट हैं। एंड दिस गिव्स अस वेरी एक्साइटिंग थिंग्स। तो जब फिजिक्स पढ़ के हम उसका एप्लीकेशन करते हैं, देन इट बिकम्स वेरी एक्साइटिंग। हो सकता है पढ़ने में, याद करने में, डेरिवेशन में थोड़ा बोरिंग होता हो क्योंकि उसमें बहुत मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, पर जब आप उसको अप्लाई करते हैं, उसका एप्लीकेशन देखते हैं, देन यू फील वेरी इंटरेस्टेड कि किस तरह से फिजिक्स से हमारी दुनिया की मशीनें बनती हैं, चलती हैं और क्या क्या इस दुनिया में होता है। दैट इज वेरी एक्साइटिंग। और वही फिजिक्स का असली मजा है जब आप उसकी तरफ ध्यान देते हैं। और बाकी चीजें जो है, छोटे छोटे डेरिवेशंस हैं, ये हैं, उसके कारण फिजिक्स को कभी बोर मत समझिए, क्योंकि वो असली फिजिक्स नहीं है। असली फिजिक्स ये है कि उस प्रिंसिपल को समझ के आप उसको किस तरह से यूज करके एक्साइटिंग चीजें बना सकते। और जब आप पढ़ेंगे टेलीविजन किस तरह से काम करता है या रोबोट किस तरह से काम करता है, तो हमारे पढ़ने का तरीका क्या होगा? हमारे पढ़ने का तरीका है रिडक्शनिज्म। अभी आपने पढ़ा एक टेलीविजन किस तरह से काम करता है, जब आप यहाँ से क्लास 12 पास करेंगे आपको मालूम रहेगा। हमारा मोबाइल किस तरह से काम करता है उसको भी हम पढ़ेंगे। आज के बाद से ये वाला चैप्टर नंबर है 23। 22 चैप्टर जब आप पार कर लेंगे और उस समय मोबाइल पढ़ेंगे, आपको उसकी हर चीज समझ में आ जाएगी। कैसे कॉल जाता है, कैसे कॉल रिसीव होता है, क्यों हमारे एक दूसरे के नंबर अलग अलग रहते हैं, किस तरह से हम बात करते हैं, हर चीज आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। दैट इज एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, कि किस तरह से हम फिजिक्स के प्रिंसिपल से उपयोग करके एक्साइटिंग चीजें बनाते हैं। ओके, तो उसको हम लोग रिडक्शनिज्म से पढ़ेंगे। हर चैप्टर का थोड़ा थोड़ा नॉलेज यूज करके मोबाइल कैसे ऑपरेट करता है, दैट प्रोसेस इज रिडक्शन। ओके, सो ये भी क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। इसको भी आप 1 मार्क में तैयार करेंगे। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा आपको नहीं तैयार करना है। एनसीईआरटी की बुक से आंसर ढूंढने की कोशिश मत करिए, आप नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि वो पूरा लाइन से टेक्स्ट में लिखा है। मैंने जो इसमें हेडलाइन देके आंसर लिखे हैं, ये एनसीईआरटी की बुक से ही लिए गए, वर्ड टू वर्ड वहीं से लिए गए, पर हम लोगों को मालूम है कहां से लेना है, किस सेंटेंस को कितना लेना है, इसीलिए अलग अलग टाइटल बना कर देंगे। तो ये क्वेश्चन आंसर याद करने के लिए बस इतना ही आपको याद करना है, ये टॉपिक हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम लेते हैं रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद अदर ब्रांचेस। तो अदर ब्रांचेस में जो भी हमारी स्टडी होती है, आप देखेंगे कि फिजिक्स के बिना और कोई भी ब्रांच डेवलप नहीं हो सकती। जैसे बायोलॉजी में जितने डेवलपमेंट्स हैं, सब डेवलपमेंट्स का जो बेसिस है दैट इज स्टडी बाय माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से स्टडी किए बिना बायो में आप आगे बढ़ नहीं सकते, और माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल फिजिक्स समझाता है। माइक्रोस्कोप कैसे बनता है, माइक्रोस्कोप में चीजें क्यों बड़ी दिखती हैं, क्या करने से और ज्यादा बड़ी दिखेंगी, क्या करने से उसमें कलर के डिफेक्ट नहीं आएंगे, क्या करने से वो मॉलिक्यूल को भी देख सकता है, ये सब चीजों के लिए माइक्रोस्कोप स्टडी करना है, एंड दैट इज अ सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स। तो जब तक फिजिक्स नहीं होगा बायो की प्रगति नहीं हुई। तो बायो की एक्चुअल डेवलपमेंट कब स्टार्ट हुआ? व्हेन वी इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप इन फिजिक्स। इसी तरह से जब हम केमिस्ट्री में चीजें समझना चाहते हैं, तो अगले साल आप पढ़ेंगे कि बॉन्डिंग, जिसको आप केमिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री,
उसके सामने फिजिक्स लगा हो, वो पूरी फिजिक्स से ही बनी। दो एटम आपस में क्यों जुड़ते हैं, केमिकल रिएक्शन क्यों होता है, H2SO4 में हमने जिंक मिलाया Zn, तो SO4 H2 को छोड़ के जिंक के साथ क्यों जुड़ जाता है? H2 के साथ भी तो जुड़ा हुआ था अच्छा खासा, लेकिन उसको छोड़ के वो जिंक के साथ जुड़ जाता है। इसका क्या रीजन है? तो ये हम लोग एनर्जी में पढ़ते हैं कि किस तरफ एनर्जी कम होती है और नेचर में एनर्जी के क्या नियम, उसी से हमारे सभी केमिकल रिएक्शन कंट्रोल होते हैं। तो फिजिक्स के लॉ से ही केमिकल के रिएक्शंस कंट्रोल होते हैं। तो इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, वही उसको एक्सप्लेन करता है। मैटर के अंदर क्या क्या होता है ये हम लोग एक्सरेज डाल के एक्सरे के डिफ्रैक्शन से लेते हैं। इसी तरह से जियोलॉजी में जो हमको पुराने पत्थर मिलते हैं या पुराने फॉसिल्स मिलते हैं, उनकी हम कार्बन डेटिंग करते हैं। कार्बन डेटिंग इज ए प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। उससे पता लगता है कि कोई चीज कितने 100 साल, कितने 1000 साल, कितने लाख साल पुरानी है। ये रेडियो एक्टिविटी के चैप्टर में आएगा, इसको भी आप स्टडी करेंगे क्लास 12 में। इस तरह से कोई भी ब्रांच आप देखेंगे उसमें हमारे फिजिक्स से हेल्प जरूर होती है। ओके, एस्ट्रोनॉमी में अगर हमको पूरी यूनिवर्स की स्टडी करनी है तो टेलीस्कोप यूज करते हैं। टेलीस्कोप इज अगेन यूज स्टडी इन फिजिक्स। ये फिजिक्स का रिलेशन विद डिफरेंट ब्रांचेस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ये वाला इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आता है। इसमें हम याद करते हैं देयर आर बेसिकली, ध्यान दीजिए, देयर आर बेसिकली 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन द नेचर। उसमें से 2 फोर्सेस मैक्रोस्कोपिक होते हैं और 2 माइक्रोस्कोपिक होते हैं। मैक्रोस्कोपिक मतलब जो लार्ज डिस्टेंस तक काम करते हैं, जैसे यहाँ पर सन है और इससे 1 लाख किलोमीटर एक दूसरा प्लैनेट है, तो सन उस पर फोर्स लगा सकता है। दिस इज ए मैक्रोस्कोपिक, दिस इज नोन एज लॉन्ग रेंज फोर्स। और इस फोर्स का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक जो सबसे फंडामेंटल फोर्स होता है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। हर फोर्स के लिए इसको मैंने 4 पॉइंट बनाए हैं। पहला, फोर्स का रीजन क्या होता है, कौन से पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, और उसके बाद के 3 उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके कारण लगता है? तो आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स मास के कारण लगता है। तो किस पर लगता है? तो याद रखिए, फोर्स जिसके कारण लगता है उसी पर ही लगता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स मास से बनता है तो लगेगा भी किस पर? मास। इलेक्ट्रिकल फोर्स चार्ज से बनता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज से, तो वो अप्लाई किस पर होगा? इलेक्ट्रिकल चार्ज पर ही अप्लाई होगा। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स मास पे अप्लाई नहीं होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स चार्ज पे अप्लाई होगा। अच्छा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके कारण बनता है? मास के कारण। ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर कैसा होता है? अट्रैक्टिव। इसको अगर आप कंपेयर करके पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, आपको अच्छे से याद होगा। तो बेसिकली पहला मास के कारण, दूसरा देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये किसके कारण बनता है? इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण बनता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये 2 तरह के फोर्स हैं। एक खड़ा हुआ चार्ज इलेक्ट्रिकल फोर्स बनाता है और एक चलता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फोर्स बनाता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमने एक ही कैटेगरी में क्यों रखे? क्योंकि दोनों फोर्स चार्ज से बनते हैं, भले खड़ा चार्ज हो या चलता हुआ चार्ज हो, है तो चार्ज। इसलिए इलेक्ट्रिकल चार्ज से जो फोर्स बनता है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और अब इसमें देखिए आपको अंतर क्या याद रखना है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ये दोनों तरह के होते हैं। दोनों का रेंज इन्फिनिट होता है, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का। अब दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल। ये चारों चीजें हमने इसमें दी हुई हैं। ये दोनों का कंपैरिजन भी आपको याद रखना है, दोनों की प्रॉपर्टीज भी याद रखनी है। तीसरा फोर्स जो होता है न्यूक्लियर फोर्स, वो एंटायरली डिफरेंट होता है। वो इस दुनिया में मैक्रोस्कोपिक यानी ऊपर की चीजों में हमको नहीं दिखता है। ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर, एटम में भी नहीं।
एटम के और अंदर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स के और अंदर जाएंगे, न्यूक्लियस होगा। उस न्यूक्लियस के अंदर ये फोर्स लगता है, इतना छोटा फोर्स होगा, इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज फोर्स। सो दिस इज अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। अगर उससे ज्यादा दूर पार्टिकल हो जाएंगे तो ये फोर्स नहीं लगेगा। और वो शॉर्ट रेंज कितना होता है? दिस इज ओके, नॉट गिवन हियर, 10⁻⁻15 मीटर, यानी एक प्रोटॉन से दूसरे प्रोटॉन की दूरी या न्यूक्लियस के अंदर अंदर ये फोर्सेस लगते हैं। 10⁻⁻14 इसमें ये फोर्सेस लगते हैं। लेकिन इस फोर्स में खास बात ये होती है कि ये फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। चारों फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स न्यूक्लियर फोर्स। याद रखिए, ऑल द 4 फोर्सेस, कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? न्यूक्लियर। और कौन सा सबसे ज्यादा वीक है? ग्रेविटेशनल। ओके, so nuclear force is 10⁻36 times stronger than gravitational force. Okay. उसके बाद हम लेते हैं, हाँ, बड़ा छोटा स्मॉल रेंज है 10⁻⁻15, ये दे दिया गया है। उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस बहुत कम जगह पर एप्लीकेबल होते हैं। जब एक न्यूक्लियस टूटता है, उसके अलग अलग पार्टिकल्स निकलते हैं, तो इन पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स लगता है, दैट इज नोन एज वीक न्यूक्लियर फोर्स। बस इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा और अभी इस स्कोप में बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। और ये इसके जो चारों पॉइंट्स हैं, ये कब अपीयर होता है? जब रेडियो एक्टिविटी होती है, यानी न्यूक्लियस टूटता है और उसमें से पार्टिकल निकलते हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, उस समय ये एप्लीकेबल होता है। इसका रेंज भी बहुत छोटा होता है, 10⁻⁻15 मीटर तक लगता है। जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगा, ये फोर्स लगना बंद हो जाएगा। और उसके बाद ये न्यूक्लियर फोर्स से वीक होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्गर होता है। ये आपको इसकी वैल्यू दी गई है, ये याद करें। तो आपको याद रखना है, बेसिकली फोर्स कितनी तरह के होते हैं? 4 टाइप्स। 2 फोर्सेस जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और सिर्फ 2 फोर्सेस जो हमारी दुनिया में, दोज आर ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बाकी जितने फोर्सेस आपको दिखते हैं, वो इन्हीं में से ही बनते हैं। मोस्टली फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का ही ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे फ्रिक्शन का फोर्स है, इसी तरह से कुछ दूसरे फोर्सेस हैं। जब वो फोर्सेस हम स्टडी करेंगे तो उस समय पढ़ेंगे कि ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है या बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये 2 ही फोर्स हमारे मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस होते हैं। ये एक चीज फिजिक्स में आएगी, क्योंकि पूरी फिजिक्स में फोर्सेस आपको पढ़ना ही पड़ता है। उसके बाद एक और चीज जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, बड़ी प्रोमिनेंट है और वो हमको जाननी ही चाहिए, दैट इज कंजर्वेशन लॉज। कंजर्वेशन लॉज का मतलब है कि इस नेचर में, इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जो नेचर में बनाकर रखी हुई है। हम लोग उस क्वांटिटी को कम नहीं कर सकते और हम उस क्वांटिटी को ज्यादा नहीं कर सकते। जैसे इस दुनिया में जितना मैटर बना हुआ है, वो मैटर उतना ही रहेगा, हम नया मैटर नहीं बना सकते। एक बच्चा छोटा होता है 10 किलो का, और बड़ा होते होते वो 90 kg का हो गया, तो वो 80 किलो कहां से आया? तो हमारे नेचर का ये नियम कहता है कि वो 80 kg कहीं ना कहीं से जरूर आया होगा, नेचर के ही दूसरे पार्टिकल से आया होगा। और हम लोग जानते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, दूसरी चीजें कंज्यूम करते हैं, उसमें से थोड़ा थोड़ा पार्ट हमारा बॉडी बनती जाती है और उसी का ही एक हिस्सा हमारा वेट एक्यूमुलेट हो जाता है। तो इस दुनिया का मास जितना है वो उतना ही रहेगा, उसी में से चीजें बदलती जाती हैं और एक से दूसरी शेप लेती है, दूसरी से तीसरी शेप लेती है, फिर एक दूसरे में बदलती जाएगी, लेकिन टोटल मास कैसा रहेगा? सेम, वो कभी नहीं बदलेगा। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मास। वैसे ही रूल है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितनी इस दुनिया में एनर्जी है वो एनर्जी कांस्टेंट है। उस एनर्जी को हम इंक्रीज नहीं कर सकते, डिक्रीज नहीं कर सकते, हम सिर्फ इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। केमिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर दो,
हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दो। इस तरह से कन्वर्शन कर सकते हैं। नई एनर्जी हम नहीं बना सकते। अभी 50 साल पहले, 60 साल पहले कुछ नए नियम बने कि मास और एनर्जी ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्टिबल है। मास को हम तोड़ के, एक मास है उसको ऐसा तोड़ेंगे, ऐसा फैलाएंगे तो वो एनर्जी बन जाएगा। एनर्जी को ऐसा दबाएंगे तो दबा के मास बन जाएगा। लेकिन मास और एनर्जी इन दोनों का जो सम है, टोटल जो है, जैसे 60 मास है इस दुनिया में और 40 एनर्जी, टोटल कितना है 100। अगर कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो मास हो गया 55 तो एनर्जी हो गई 45, टोटल अब भी कितना है 100। तो अब हमारा ये कंजर्वेशन नियम बदल गया। अब नया कंजर्वेशन नियम क्या बन गया? इन दिस यूनिवर्स द सम ऑफ मास एंड एनर्जी ऑलवेज रिमेन ए कांस्टेंट। दोनों मिलाकर हमेशा एक कांस्टेंट ही रहेगा। एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं लेकिन हम नया मास और नया एनर्जी नहीं बना सकते। अच्छा, ये एक कंजर्वेशन हो गया। क्या इसी तरह के और रूल्स भी होते हैं फिजिक्स में? आंसर है यस, होते हैं। एक रूल होता है इलेक्ट्रिकल चार्जेस। इलेक्ट्रिकल चार्जेस इन दिस नेचर आर कंजर्व्ड। अगर शुरू में 5 करोड़ इलेक्ट्रिकल चार्जेस बन गए तो वो 5 करोड़ ही रहेंगे। हम उसको 5 करोड़ से एक बढ़ा भी नहीं सकते और एक कम भी नहीं कर सकते। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, इधर से चार्ज उठा के इधर कर देंगे। अगर इधर से प्लस चार्ज उठाकर इधर किया तो ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये वाला ऑब्जेक्ट निगेटिवली चार्ज हो गया। इस तरह से हम चार्ज को इधर उधर ट्रांसफर करते रहते हैं, लेकिन कभी भी हम नया चार्ज नहीं बना सकते। पावर हाउस से हमको इलेक्ट्रिकल चार्ज आता है तो जिस बल्ब में ये इलेक्ट्रिकल चार्ज आता है उसी बल्ब के दूसरे सिरे से वही पावर हाउस एक इलेक्ट्रिकल चार्ज को खींच लेगा। माइनस चार्ज को इधर खींचेगा और इधर से प्लस चार्ज को भेजेगा। इसका चार्ज 0 ही है। इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। जैसे आपके पास साइकिल की चेन होती है। अगर आप जोर लगा के साइकिल की चेन को ऐसा आगे बढ़ाते हैं तो साइकिल की चेन बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चली जाती है? आंसर कहीं नहीं जाती है, वो वही घूमते रहती है। उसके जो नंबर हैं वो नंबर भी उसके मेंबर्स के फिक्स रहते हैं। हम सिर्फ क्या करते हैं, नीचे वाले को ऊपर ले आते हैं, फिर ऊपर वाले को नीचे ले जाते हैं। हम उसको ट्रांसफर करते रहते हैं और उस तरह से एनर्जी को ट्रांसफर करते रहते हैं। हमारी अपनी एनर्जी मोशन में कन्वर्ट होती है। सो कंजर्वेशन में हम यही कर सकते हैं कि एक जगह का ऑब्जेक्ट दूसरी जगह ले जाना, दूसरी जगह से एक जगह लाना। तो कंजर्वेशन किस किस का होता है? मास एंड एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। ओके, उसके बाद जब कोई चीज मूव कर रही होती है तो उसके पास मोमेंटम होता है। दैट मोमेंटम इज ऑल्सो ए कंजर्व्ड क्वांटिटी। मोमेंटम का भी कंजर्वेशन होता है। और उसके बाद हम लेते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए मूविंग बॉडी, दैट ऑल्सो दैट इज कंजर्व। या तो वो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी या काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ओके, उसके बाद एक होता है कंजर्वेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। ये अभी हायर स्टडीज में आप लोग पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इतना जानेंगे कि एट्रीब्यूट्स का भी कंजर्वेशन होता है। अच्छा, ये चीजें हो गई। बस इसके बाद एक छोटी सी चीज बाकी है। फिजिक्स में एक नियम होता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है क्योंकि इससे हमने बहुत सारे लॉज बनाए। दैट इज लॉज ऑफ सिमेट्री। तो सिमेट्री ऑफ स्पेस एंड सिमेट्री ऑफ टाइम। अगर हम एक कॉज करके उसका एक रिजल्ट बनाते हैं, उसको उल्टा करेंगे, रिजल्ट को कॉज बनाएंगे तो कॉज क्या बन जाएगा? रिजल्ट बन जाएगा। इसको हम बड़ी छोटी छोटी चीजों में भी अप्लाई कर सकते हैं और बहुत बड़ी बड़ी चीजों में भी अप्लाई कर सकते हैं। छोटी चीजों में कैसे अप्लाई कर सकते हैं कि हमारे पास एक से ज्यादा मीडियम है जिसमें से लाइट ट्रेवल कर सकती है। यहाँ से हमने लाइट को ऐसे भेजा, ये ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई और यहाँ से ऐसे निकल गई। अब अगर हम इसमें से लाइट को उल्टा भेजेंगे इस डायरेक्शन तो
सिमेट्री का नियम ये कहता है कि जो इसके जाने का रास्ता होगा वही इसके आने का रास्ता होगा, और ये यहाँ से ऐसे आएगी और ठीक यहाँ से ऐसे निकलेगी। ये नेचुरल है और हम सब बोल देते हैं हाँ ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि हम भी समझते हैं सिमेट्री एक लॉ होता है। जैसे यहाँ से अगर आप दूसरे शहर में जाएंगे, 40 किलोमीटर ईस्ट की तरफ हम गए, एक शहर में पहुंचे, तो सिमेट्री क्या कहती है कि अगर आप वहां से वेस्ट की तरफ जाएंगे 40 किलोमीटर तो कहां पहुंचेंगे? इस जगह पर पहुंचेंगे और कहीं तो नहीं पहुंचेंगे। दिस इज सिमेट्री, सिमेट्री ऑफ स्पेस। इसी तरह से सिमेट्री ऑफ टाइम होता है। तो सिमेट्री के लॉ बहुत काम करते हैं फिजिक्स में, और इससे हमने बड़े बड़े नियम भी बनाए हुए हैं। आगे जाके आप पढ़ेंगे डिब्रॉय इक्वेशंस, डिब्रॉयज लॉ, ये सब आएंगे कि जो लॉज मास के लिए एप्लीकेबल होते हैं वही लॉज एनर्जी के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों से ही तो नेचर बनता है। नेचर में हमारे आसपास दो ही चीजें मिलती हैं, ऐसी चीजें जिनके पास मास होता है या ऐसी चीजें जिसके पास रेडिएशन या एनर्जी। तो जो चीज मास के लिए एप्लीकेबल होगी वही चीज एनर्जी के लिए एप्लीकेबल होगी। कैरम बोर्ड में आपने ऐसे स्ट्राइकर चलाया, वो जाकर दीवार से टकराया, दीवार को पार नहीं कर सकता, तो क्या करेगा? रिफ्लेक्ट होगा, और उसके एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे। अब स्ट्राइकर, दीवार, ये सब मटेरियल, इसकी जगह एक लाइट रे को भेजिए विच इज एनर्जी, वो जब मिरर से टकराएगी तो वो भी वापस आएगी, और उसके एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होंगे। ये चीज मटेरियल के लिए एप्लीकेबल थी, यही चीज एनर्जी के लिए भी एप्लीकेबल है। इट इज ए सिमेट्री। इस तरह से फिजिक्स में सिमेट्री से हम बहुत सारी चीजें डिस्कवर करते हैं। जैसे न्यूटन ने ग्रेविटेशन का लॉ बनाया था, F इज इक्वल टू ए कांस्टेंट m1 m2 अपॉन r। तो कूलर ने बोला कि जब दो चार्जेस आपस में इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे के सामने रखेंगे, तो उसमें भी फोर्स लगेगा, उसमें एक कांस्टेंट रहेगा और Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। बिल्कुल इसकी कॉपी करके ये बना दिया इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो दिस इज ए सिमेट्री। इस तरह से फिजिक्स में जगह जगह पर हमको सिमेट्री मिलेगी। तो आप देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सबको मालूम है, 12mv²। और जब आप क्लास 11 12 दोनों पढ़ लेंगे तो आपको ऐसे 10 फॉर्मूले मिल जाएंगे। 12mv² एनर्जी होती है एक चलते हुए मटेरियल में। एक कैपेसिटर हमने लिया, उस कैपेसिटर के पास एनर्जी होती है इलेक्ट्रिकल 12cv²। पर यूनिट वॉल्यूम ये एनर्जी होती है 12 सिग्मा E 12ε0 E²। एक इंडक्टर कॉइल है, उस कॉइल के पास एनर्जी होती है 12LI²। इस तरह से और भी बहुत फॉर्मूले मिलेंगे, सब आपको सिमेट्रिकल दिखेंगे। हर एक में पहले एक कांस्टेंट रहेगा और उसके बाद जो चीज बदल रही है उसका स्क्वायर। सब एनर्जी के ऐसे फॉर्मूले हैं सिमेट्रिकल। तो अगर आप फिजिक्स में ध्यान देंगे तो ऐसी बहुत सारी सिमेट्रीज आपको मिलेंगी। ओके, तो ये थोड़े से फिजिक्स की दुनिया के बारे में इतनी चीजें हैं। कंजर्वेशन लॉज स्पेशली बहुत स्पेशल है। उसमें ये भी आएगा कि हम लोग कोई भी फोर्स, ये फोर्स के उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग फोर्स भी पैदा नहीं कर सकते। किसी चीज पर फोर्स लगाना है तो हम एक तरफ फोर्स लगाएंगे तो हमको दूसरी तरफ भी फोर्स लगाना पड़ेगा। एक तरफ +10, एक तरफ -10, टोटल फोर्स मिला के 0। नया फोर्स हम नहीं बना सकते। तो जब हमने आगे चलना होता है, अपनी बॉडी पर फोर्स लगाना होता है, तो हम अर्थ पर पीछे फोर्स लगाते हैं, पैर से अर्थ को पीछे ढकेलेंगे। जितने फोर्स से हम पीछे ढकेलेंगे उतने फोर्स से हम अपनी बॉडी को आगे ले जा सकते, नहीं तो नहीं ले जा सकते। और अगर हमारा पैर केले के छिलके पे आ गया तो हम अर्थ पे पीछे फोर्स नहीं लगा सकते। अगर हम अर्थ पे पीछे फोर्स नहीं लगा सकते तो हम सामने भी नहीं जा सकते, तो हम क्या स्लिप हो जाते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकते। तो फोर्स के साथ भी यही है, इसको चाहे आप सिमेट्री कहिए चाहे कंजर्वेशन कहिए। तो ये फिजिक्स के कुछ मोटे मोटे नियम होते हैं। इसमें एग्जामिनेशन वैल्यू क्या है?
एग्जामिनेशन वैल्यू किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, मेंशन एनी टू कंजर्वेशन लॉस, मेंशन एनी टू कंजर्वेशन लॉस, तो आप आंसर क्या देंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ये आपने उसका आंसर दिया। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क या 2 मार्क, तो उससे बड़े क्वेश्चन नहीं, और उसके सब मैंने टाइटल अलग अलग लिख दिए, इसको आप याद कर लेंगे, ये होगा। इसके बाद लॉज ऑफ फिजिक्स में हमको जो अगली चीज करनी है उसको देखिए, ये दूसरा शीट, इसमें कुछ टेबल बने हुए, इसमें पहला है लॉज ऑफ फिजिक्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। इस चीज को समझिए, एक शब्द है टेक्नोलॉजी और एक शब्द है फिजिकल लॉज। इसमें आप देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक फिजिक्स का लॉ है, उस लॉ के बेसिस पर हमने पावर हाउस का जनरेटर बनाया जो कि हमको इलेक्ट्रिसिटी देता है। तो इलेक्ट्रिसिटी बनाना इज ए टेक्नोलॉजी, और उसमें फिजिक्स का जो रूल लगता है दैट इज फिजिकल लॉ। ये दोनों में अंतर होता है। तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाते किससे है, जनरेटर से। पर जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। जैसे पानी नीचे की तरफ जाता है और उससे हम डैम बनाते हैं, डैम से पानी नीचे गिरता है और उसमें एनर्जी आती है और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। लेकिन इसके पीछे फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो उस पानी को नीचे खींचता है। तो फिजिक्स के लॉस लगते हैं, और जो इंजीनियरिंग में जो हम चीज बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी। तो इसमें आप देखिए, जितने हमारे इंजन चलते हैं, कार के इंजन, डीजल के इंजन, स्टीम के इंजन, सब के पीछे किसके लॉज हैं, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज। नंबर 2 में दिखता है। तो थर्मोडायनेमिक्स आप 11th में पढ़ेंगे हीट के चैप्टर, कि उसके नियम रहते हैं और उस नियम से कैसे गाड़ियों के इंजन चलते हैं। तो इंजन का चलना एक टेक्नोलॉजी है और थर्मोडायनेमिक्स का नियम एक फिजिक्स का सब्जेक्ट। तो ये हमने बताया कि फिजिक्स के किस सब्जेक्ट से कौन सी टेक्नोलॉजी बनती है। ये चार्ट आपको याद करना है। इसमें से पूछा जा सकता है दैट दिस मशीन इज बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ फिजिकल लॉज। जैसे कुछ इसमें अजीब अजीब नाम भी आएंगे, वो भी आपको देखना है। एरोप्लेन्स किस पर चलता है, एरोप्लेन्स इज ए टेक्नोलॉजी, हवा में उड़ना एक टेक्नोलॉजी है। इसके पीछे फिजिक्स का कौन सा प्रिंसिपल है, बर्नौलीज थ्योरम। उसी तरह से लेजर का क्या लिखा है, पॉपुलेशन इन्वर्शन। दोनों तरफ से आ सकता है। जैसे अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड्स हम लोग किस टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, तो आंसर है सुपर कंडक्टर्स में यूज करते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स किस में यूज की जाती है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज ए लॉ ऑफ फिजिक्स, दैट इज ए टेक्निक ऑफ फिजिक्स। और इसको हम किस में यूज करेंगे, कंप्यूटर्स एंड कैलकुलेटर्स। तो कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर क्या चीज है, टेक्नोलॉजी, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स का सब्जेक्ट है। तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोग भी क्लास 12 में पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स में। ओके, इस तरह से आपका याद करना है। इलेक्ट्रिकल जनरेशन होता है, उसके पीछे प्रिंसिपल कौन सा है, दैट इज EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये चार्ट, ये आपको पूरा याद करना, ठीक है। इसमें से भी क्वेश्चन जरूर आता है। उसके बाद किस साइंटिस्ट ने कौन सा लॉ बनाया, या फिजिक्स में उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, उसका एक चार्ट है। ये चार्ट भी आपको स्टडी करना है। तो कौन सी थ्योरी किस साइंटिस्ट ने बनाई, इसमें जितने याद हो सकते हैं उसको करिए, 2-4 स्पेशल। इसको पूरा अगर आप नहीं रट पाते कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना ही याद कर लीजिए।